तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़े सवाल पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर है कि पहाड़ को अगला प्रधान मिलने वाला है, लेकिन सवाल है कि अगला प्रधान होगा कौन। फिलहाल पैसिफिक होटल में जहां पर बैठक चल रही थी वहां पर हलचल तेज हो गई है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र वहीं पर मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, क्या हलचल, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल अमित, आपको बता दूं क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने देखा ये यहाँ पे तीरथ सिंह रावत के जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और जो अभी ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में मीटिंग चल रही है वो अभी लगातार जारी है। उस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक और कई जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं और अभी भी मीटिंग जारी है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि अगर इस मीटिंग में अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे तो इस मीटिंग के जो मायने जो बताए जा रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के जो मायने हैं कई प्रकार के मायने हैं। क्योंकि इस मीटिंग में वो कद्दावर नेता यहाँ पहुंचे हैं जिनके नाम की लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि अगला मुख्यमंत्री ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो जो पूरे चेहरे हैं वो इस फिलहाल इस मीटिंग में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बस दिखा भी रहे हैं कि दावेदारों में कौन कौन से नाम हैं। एक बार सुनील के पास चलते हैं जो कि बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। सुनील, क्या अपडेट है आपके पास, किस तरीके की हलचल वहां? अमित मेरे साथ ऋतुभूषण खंडूरी हैं जो कोटद्वार से चुनाव जीत के आए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो अभी इस मीटिंग में शामिल होने आए हैं। मैं उनसे जान रहा था कि आधी आबादी की क्या हिस्सेदारी होगी बीजेपी में। आपको मैंने जैसे अभी बताया, हमने महिलाओं ने इस बार मिथक तोड़ा है उत्तराखंड में कि हर बार एक ही सरकार, दूसरी बार दूसरी सरकार आती, तो मिथक टूटा है। और 38 सीटों में अगर बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पुरुषों से ज्यादा वोट की है तो निश्चित तौर पर हम बधाई देना चाहेंगे उत्तराखंड की अपनी बहनों को और आगे भी उनके लिए कार्य करेंगे। उनको और सशक्त मजबूत बनाने के लिए और कार्य किया जाएगा। आधी आबादी की मैम क्या हिस्सेदारी, सरकार में क्या हिस्सेदारी होगी? डेफिनेटली कैबिनेट में हिस्सेदारी होगी। थैंक यू मैम। तो आप देखिए अमित, ऋतुभूषण खंडूरी हैं जो कोटद्वार से भारी मतों के साथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर दोबारा से उत्तराखंड विधानसभा में पहुंची हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो आधी आबादी ने बीजेपी में विश्वास जताया, उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार में भी उनको उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कि कैबिनेट में उनको हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। पिछली कैबिनेट में एक महिला मंत्री थी, रेखा आर्य। इस बार की कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा ये भी मुझे लगता है कि विधानमंडल दल की मीटिंग के जस्ट बाद इस कैबिनेट की तस्वीर भी बहुत कुछ साफ हो जाएगी। जी, सीएम वाला सवाल आपने उनसे नहीं किया, लेकिन कैबिनेट में भागीदारी का उन्होंने जिक्र किया। एक बार मेनका के पास चलते हैं। मेनका, पिछली बार महिला चेहरे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेखा आर्या थी जो कि कैबिनेट में शामिल थी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद जिस बात का जिक्र किया कि महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही बीजेपी की जीत में, फिर चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो क्या हमें कैबिनेट में और सरकार में भी वो भागीदारी देखने को मिल सकती है? वो संदेश दिल्ली से गया होगा पहाड़ के लिए भी? बिल्कुल अमित, और यही बात जो अभी खंडूरी जी ने कही कि कैबिनेट में भी मौका मिले, कैबिनेट की वो प्रबल दावेदार, हालांकि मुख्यमंत्री के रेस में भी उनका नाम खासकर महिला कार्यकर्ताओं की ओर से लाया गया था, लेकिन शायद उन्हें भी ये संकेत, ये संदेश मिल चुका है। कैबिनेट की बात वो कह रही है। निश्चित तौर पर इस बार महिलाओं की भागीदारी उत्तराखंड कैबिनेट में बढ़ी हुई नजर आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महिला मंत्रियों की संख्या में इजाफा उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है और यहां से एक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है कि हाँ, महिलाओं की हम सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि महिलाओं के साथ खड़े भी होते हैं, उन्हें उस पद पर भी बैठाते हैं जहां से वो सशक्त हो सके और फिर वो दूसरी महिलाओं के लिए, समाज के लिए काम कर सके। ये संदेश भी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, उत्तराखंड में भी देखा, और माना जा रहा है, जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, जो आंकड़ों का गुणागणित कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके बीजेपी को वोट देने में बढ़ी है और बीजेपी की जीत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह महिला वोट बैंक है। जो MY समीकरण की बात की जा रही है कि इस बार M मतलब महिला, Y मतलब योजनाएं, ये दो समीकरण बीजेपी ने साध लिए और इन्हीं दो समीकरणों ने बीजेपी को उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचाया। मणिपुर और गोवा की बात भी इसी वजह से कही जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी तो इस बार जरूर बढ़ेगी। और उसी वोट बैंक को लाभार्थी वोट बैंक भी कहा जा रहा है। इनका उसी वोट बैंक को जो आप MY समीकरण समझा रहे हैं उसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जा रहा है, जो कि बीजेपी की तरफ से एक नया टर्म क्रिएट किया गया है। अनूप के पास कोई अपडेट है? एक बार उनके पास चल लेते हैं। अनूप, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए अमित, आपको बता दूं कि केवल आधे घंटे का वक्त बचा है और ये बीजेपी दफ्तर है। इसी दफ्तर पे फैसला होना है कि आगे आने वाले वक्त में उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जाएगी। आप चेहरे पर अगर ध्यान दें तो सभी को इंतजार है उस घड़ी की जब यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो यहां पहुंचेंगे। मीनाक्षी लेखी यहां पहुंचेंगी। इसके अलावा जो बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता वो पहुंचेंगे, क्योंकि इस बैठक में न केवल जीते हुए विधायकों को बुलाया गया है बल्कि सभी सांसदों को भी जो उत्तराखंड से आते हैं उन्हें भी बुलाया गया है। और उसके बाद सारी रायशुमारी, चूंकि रायशुमारी पूरी हो चुकी है, अब फैसले लेने की घड़ी जो है वो अब आ गई है। और सभी के चेहरे हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजे बैठक शुरू होगी और कुछ ही क्षण में 5 बजे के कुछ ही क्षण में हो सकता है कि 5:10 में ये साफ हो जाए, ये तस्वीर साफ हो जाए कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। देखिए ये तय पहले से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की जा चुकी है। सिर्फ अब फैसला या कह सकते हैं कि मुहर लगाए जाने की बारी है जो इसी दफ्तर में लगाई जाएगी। जी मनोज जी, जो संभावित नाम हम चला रहे हैं उसमें एक नाम केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का भी है। 2017 में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में ही बीजेपी ने 57 सीटों पर कमल खिलाया था। लेकिन चूंकि वो अपनी सीट हार गए थे तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं रह गए थे। इस बार दिल्ली दरबार में कई बार वो भी पहुंचे, उन्होंने भी हाजिरी लगाई। तो क्या लग रहा है आपको कि उनके नाम को लेकर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, मुहर उनके नाम पर भी लग सकती है? कुछ फैक्टर आपको उनके नाम को लेकर भी नजर आ रहे हैं? ये मतलब संभावनाओं से तो इनकार जी, लेकिन एक होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा इंडिकेशन तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पे दे रही है। और प्रोबेबिलिटी के नाम पे जो दूसरा सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो अनिल बलूनी का आ रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही टॉप क्लास ऑर्गेनाइजर हैं और यहीं से उत्तराखंड से ही राज्यसभा के सांसद हैं। उत्तराखंड का और मतलब पहाड़ को जितना अच्छा वो समझते हैं, इसमें पहाड़ में बीजेपी ने बहुत वो किया है। अनिल बलूनी सेकंड नाम बहुत प्रबल रूप से लिया जा रहा है। अब बाकी तो देखिए संभावनाएं तो बहुत कुछ है, संभावनाओं के ऊपर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि पुष्कर धामी रिपीट हो जाएं और प्रोबेबिलिटी है कि अनिल बलूनी के नाम पर मुहर लग जाए। तो अगर मगर वाला सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 32 मिनट बचे। मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है कि पुष्कर धामी रिपीट हो जाएं। अच्छा। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अनिल बलूनी बना दिए जाएं। प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। अब अजय भट्ट और बाकी नाम जो है वो पॉसिबिलिटीज, वो सब पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर मगर वाला छोड़ देते हैं सर, सिर्फ 32 मिनट बचे हुए हैं, देख लेते हैं कि 32 मिनट बाद किस नाम पर मुहर लगती है। और बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये है कि होटल में जो बैठक चल रही है तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं उस बैठक को चलते हुए और 10 मिनट के बाद ये कहा जा रहा है कि वो बैठक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सभी लोग बीजेपी ऑफिस के लिए यहां से मूव कर जाएंगे। सत्येंद्र जो कि होटल के बाहर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप?